देखो चैप्टर 7 लिख, एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हो गया, लिखते जाओ, याद करते जाओ फटाफट से। एनवायरमेंट के जो कंपोनेंट्स है वो दो कंपोनेंट्स है, कौन सी? बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक जो है वो उसमें कौन सी थिंग्स है, सारे लिविंग्स वगैरह आते हैं, और इसमें क्या आते हैं, नॉन लिविंग। ये पूछेगा भी नहीं, वो छोड़ो। अब आ जाओ एनवायरमेंट की फंक्शंस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एनवायरमेंट हमारे लाइफ में, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है। प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम बोल सकते हैं रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने सारे हमारे प्रोडक्शन की रिसोर्स हम कहां से लेते हैं, किसी एनवायरमेंट से लेते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल हो, चाहे एक्सट्रैक्शन वाले हो, चाहे एनर्जी हो, सब कुछ हम कहां से लेते हैं, एनवायरमेंट से। हम जो वेस्ट क्रिएट करते हैं ये अपने अंदर समा लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, असिमिलेट। ठीक है, असिमिलेट द वेस्ट। उसके बाद सबसे बड़ी चीज, हम यहाँ पे लाइफ अपनी एग्जिस्ट कर रही है, वो भी एनवायरमेंट की देन है। ठीक है, एयर वाटर ये सब। एस्थेटिक सर्विसेज, यानी वाटरफॉल होगा, ग्रीनरी होगी, ये सब थोड़ा सा ये भी सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। तो ये इसकी फंक्शन हो गया, क्या नाम है इसका, एनवायरमेंट की। क्या क्या हो गया, प्रोवाइड रिसोर्सेस। सेकंड क्या हो गया, एस्टिमेट वेस्ट। थर्ड क्या हो गया, सस्टेन लाइफ। फोर्थ क्या हो गया, एस्थेटिक सर्विसेज। चलो अब आ जाओ यहाँ पे। इंपोर्टेंट यहाँ पे क्या है, ध्यान देना, ये जो एग्जाम में आने वाला है, जो सबसे इंपोर्टेंट है वो लिखो, कैरिंग कैपेसिटी। क्या लिखा, कैरिंग कैपेसिटी। क्या होता है कैरिंग कैपेसिटी, क्या लिखा, कैरिंग कैपेसिटी। लिखो फटाफट से, कैरिंग कैपेसिटी क्या है, लिखो। एक्सट्रैक्शन ऑफ, क्यों क्यों, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेस बिलो द रेट ऑफ रीजनरेशन। रिसोर्स उतना ही निकालो जितना ये रीजनरेट हो सके, यानी उससे बियॉन्ड जाओगे तो कैरिंग कैपेसिटी लूज हो जाएगी। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, यानी जरूरत से जितने लिमिट है उतना लिमिट। ठीक है, अब मान लो तुम वेट उठाने जा रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल हमने भाटी को ले गए बेंच प्रेस बनवाने के लिए जिम में। भाटी की वेट कितनी है, 55 या 60 किलो होगा। तुम उसको ये मैक्सिमम प्रैक्टिस भी करेगा तो 80-90 तक जा सकता है। तुम उसको 150 किलो का बेंच पकड़ा दो, वो बियॉन्ड कैपेसिटी हो जाएगा, हाथ पाथ टूटेंगे। तो वो वाली चीज है। ठीक है जी, तो ये सारे यानी एक्स्ट्रा करना, जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा नहीं करना। वेस्ट जनरेशन उतना ही करना जितना एनवायरमेंट एसिमुलेट कर ले। उसे बियॉन्ड करोगे तो सबको पता है, सब यही रहते हो, दिल्ली में कूड़ा की पहाड़। हो गया, ये हमारा कैपिटल सिटी है और यहीं पे कूड़े की पहाड़ है। तो ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है लेकिन आना है, बड़े क्वेश्चन की फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में इसको आना ही आना है, कैरिंग कैपेसिटी को। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अभी हम बात करते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्चुअली जो माइक्रो वाला हमने पढ़ा था, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगर, याद है, यहां पे उसके बारे में बात नहीं हो रही है, बट उसकी थीम सेम है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, हम एक को गेन कर रहे हैं, दूसरे को कर रहे हैं सैक्रिफाइस। तो यहां पे सैक्रिफाइस जो कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, हम ग्रोथ कर रहे हैं, जीडीपी, इंडस्ट्री ग्रोथ, ये तो हो ही रहा है। साथ में हम किसको यहाँ पे छोड़ रहे हैं, एनवायरमेंट को छोड़ रहे हैं, जो कि नेगेटिवली बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। यानी देखो कैसे कैसे, यानी हम सैक्रिफाइस क्या कर दिया, एनवायरमेंट को, बदले में क्या मिला हमें, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये वही वाली बात कर रहा है, नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट हायर देन एक्सेसिव प्रोडक्शन ग्रोथ। ये इसका मतलब और क्या, थोड़ा सा और समझनी है तो यहां पे आ जाओ। रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप बियॉन्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। यानी ये तो सब ठीक है, तुम्हारा इकोनॉमी चल रहा है, इतना डिमांड उतना सप्लाई, और पॉपुलेशन बढ़ा और डिमांड और प्रोडक्शन और सप्लाई, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर रहा है। ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ रीजन ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। एनवायरमेंट की जो क्राइसिस है उसके पीछे क्या रीजन है। सबसे बड़ा रीजन इंसान, पॉपुलेशन ग्रोथ, हो गया। दूसरी, एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या, रॉ मटेरियल,
क्योंकि प्रोडक्शन डिमांड है, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रॉफिट चाहिए फैक्ट्रियों को। फिर क्या है, एक्सटिंक्शन ऑफ रिसोर्सेस, रिन्यूएबल रिसोर्सेस हम जरूरत से ज्यादा एक्सट्रैक्शन करते हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। एफ्लुएंट कंजप्शन, जरूरत से ज्यादा ओवर कंजप्शन कर रहे हैं। पॉल्यूशंस बढ़ रहा है उसके वजह से, और क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सब रीजन है किसके पीछे, एनवायरमेंटल क्राइसिस के पीछे। ठीक है जी, आगे करते जाओ। अब आ जाओ, हम बात करेंगे ये कौन सी और भी क्राइसिस है, क्या चैलेंजेस है। नंबर 1, क्या यहाँ के इसके पीछे देखो, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पूछता है तो ये सारे चीज तुम्हें लिख के आना पड़ेगा। नॉर्मल आज की जो टेम्परेचर है हर साल कितनी बढ़ रही है, 0.6 डिग्री सेल्सियस। हाँ, किसके वजह से, क्या रीजन है इसके पीछे, डिफोरेस्टेशन, फॉसिल फ्यूल्स एंड एनिमल वेस्ट की वजह से बढ़ रही है, जिसको हम अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो CH4 और CO2 की वजह से ज्यादा हो रहा है। क्या क्या इंपैक्ट होगा, आइस मेल्टिंग होगी तो सी लेवल बढ़ जाएगा, कोस्टल एरिया डूब जाएंगे। क्या क्या होगा, डिजीज होगा, और यहाँ पे डिजास्टर भी होगा, यानी कुल मिला के दुनिया खत्म होगी, ये लिखा है इसमें। हो गया, बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो तुम भी मरोगे। हो गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी कुल मिला के बात है ये, GDP है, ग्रोथ है, ये सब कुछ ठीक है, बट ये टेम्पररी है, आगे जाके तुम भी मरोगे, तुम्हारा अमीर वाला दोस्त भी मरेगा, सब मरने वाले। हाँ जी, बस एक ही इंसान बचेगा। हाँ वो उसके पास गाड़ी है ना जाने के लिए वहां तक, बोला यहीं बैठा, मुझे पहले वहां फेंक दे। हाँ, एक सेम टाइप की मूवी भी आया था 2012, लास्ट में बस वो प्रेसिडेंट और जो उसकी अमीर दोस्त वगैरह वो जहाज में बस डंप होके बसते हैं, बाकी दुनिया खत्म हो जाती है। नाम है उसकी 2012, हाँ, डिस्ट्रक्शन पूरा वर्ल्ड 2012 उसकी नाम है। वो मूवी देखना, पूरा दुनिया खत्म हो जाएगी, द प्रेसिडेंट बचेंगे, उसके बाद उसकी अमीर दोस्त वगैरह बचेंगे बस, सांसे पियांगे। हाँ, तो वही चीज है। ओजन डिप्लीशन, अब आ जाओ नेक्स्ट, ओजन डिप्लीशन, डिक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर में कम हो जाएगी ऑक्सीजन की मात्रा है, जो कि ओजन लेयर को थोड़ा हल्का करेगा, किसके वजह से, CFC क्लोरोफ्लोरो एंड ब्रोमोफ्लोरो की वजह से। इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इंपैक्ट एक ही है उसका, यूवी रेडिएशंस। अब यूवी रेडिएशंस जो आएगा वो सबको, यानी टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ये सबको प्रॉब्लम करेगा। देखना अभी आज की डेट में हमारा यहाँ पे स्किन डैमेज होने की जो मैक्सिमम चांसेस है, हम लगाते हैं ना कि बाहर जा रहे हो तो क्या ना सनस्क्रीन लगा लो अपनी में, वो क्या है, ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं यूवी रेडिएशन आता नहीं, आता है, 100% आता है, और वो रिफ्लेक्ट करता है और हमारे स्किन को डैमेज करता है। एक कोई आता था एक पॉडकास्ट में जो चला गया छोड़ के, वो, हाँ, वो दिन की लाइट भी नहीं लेता वो, मतलब उसको पता है कि यूवी रेडिएशन की वजह से वो अपनी एजिंग को कम कर रहा है, यानी दिन भर दिन यंग होते जा रहा है वो, तो उसकी वजह से तो वही है। तो चीजें यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है हमें, ठीक है। और याद रखना, अभी याद क्या रखोगे, जितना जंग मतलब नॉर्थ ईस्ट और इस साइड की जो लोग देखना, वो इनकी एजिंग कम है, बड़ा यंग दिखते हैं वो इसकी क्यों वैसे, मेन वहां पे जंगल की एरिया है, ऑक्सीजन की मात्राएं ज्यादा है, और ऑक्सीजन ऊपर जाना मतलब ओजन लेयर उनका ठीक है, इतना यूरेडिएशन वहां पे काम नहीं करता, तो ये चीज है। अब तुम और एक चीज भी देखोगे ना, मान लो थोड़ा सा जो लिमिट में खाता है इंसान, ज्यादा ऑक्सीजन होने भी खराब है, समझ लो कि जो इंसान लिमिट में खाता है, ज्यादा फूड ही नहीं है, बहुत कम कम नॉर्मल खाना है उसका, वो बड़ा जल्दी कम बुढ़ा होता है। कैसे कि अंदर की जाएगा जो खाना, उसको पचने के लिए वहां पे भी ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्या वो पूरा प्रोसेस क्या है, जलने की तो प्रोसेस है, खाना पकने की प्रोसेस है। जितना ज्यादा वहां पे प्रोडक्शन होगा ना, उतना तो सेल को डैमेज करेगा, अगर एक्स्ट्रा हो गया तो। एक इंसान बहुत खाता है, बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, वो कम खाता है, ठीक ठाक लिमिट में खाता है, इतनी जल्दी बूढ़ा नहीं होगा, ये भी याद रखना तुम्हें। हर खाना खाने के बाद पेट में जलन होती है, देखना कम खाओ, पैसा कम होगी, ज्यादा खाओ तो उसके हिसाब से वो पचाने के लिए तो चाहिए उसको, तो ये चीज है, लिमिट में खाना हमेशा, लिमिट में जो इंसान खाता है ना, देखना वो पक्का ज्यादा जल्दी बुरा नहीं होगा, स्किन भी ठीक रहेंगे उसकी। दोनों डैमेज होती है इंटरनेशनल, चलो कोई बात नहीं, वो कभी बाद में बात करेंगे। अब आ जाओ, हाँ, इसको ठीक करने के लिए हमने एक ट्रीटी साइन की थी, जिसके नाम क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या था,
सीएफसी को फ्रीज करेंगे बाय 2013। इसमें इंडिया इसको साइन किया था कब? 1992 में 17 सितंबर में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ना एक्चुअली ना फ्रीज क्या करेंगे, जितने भी आजकल की ऐसी जो चल रहे हैं, जो थोड़ा हाई टेक्निकल आ रहे हैं, वो थोड़ा सा कम है। पुराने लेवल की देखना जो ऐसी है, आप घाव घाव इसमें घूम के एकदम पूरा ठंडा करने वाला। हाँ भाई, तो वो तो उस टाइम पे 100% करा होगा, वो तो क्या कहना उसका। पर आज की डेट में तुम खुद देख लो ना, हम अभी बोलते हैं कि एफ्लुएंट कंजप्शन करेंगे नहीं, एनवायरमेंट क्राइसिस होगा, मानता कौन है? घर में तुम कभी खाकर पास नहीं, पापा की फोन है, उस फोन में मेरा काम चल जाएगा, मैं तो और खरीदूंगा नहीं, करते वैसे नहीं करते। जितना बच्चे उतने फोन, जितना बच्चा उतना तुम्हारा बस चले, जितना घर में मेंबर उतनी गाड़ी, है ना? और शिवम की बस चले कि जितना हमारे मेंबर है उतने सबके पास अलग अलग घर। चलो अब आ जाओ चैलेंजेस। इसके अंदर कुछ मत लिखना, ये शुरू से पढ़े आ रहे हो, बस खाली पॉइंट पॉइंट ध्यान देना। क्या क्या एनवायरमेंटल चेंजेस है तुम्हारे पास, देखो। लैंड डिग्रेडेशन, डिफोरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, दुनिया भर की पोल्यूशन, ये सारे आ गए। ठीक है, जमुना हो जाएगी तुम्हारी साफ, चल रहा है प्रोसेस। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ये बस स्टार्टिंग या बड़े बड़े मशीन ले आओ, ये कर लो वो कर लो, थोड़ा सा देख दिखा दो, बाकी तो पता नहीं फुहारे हट नहीं रहे, टाइम लगेगा बहुत उसमें। ये सोशल मीडिया सच में इतनी बुरी है। चलो आगे लिख, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी डेफिनेशन बड़ा इजी मतलब तरीके से याद रखना। मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, तुम अपनी जनरेशन की नीड को मीट करो, ओके, बहुत बढ़िया बात है। बट ये ध्यान रखो, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन को खराब मत करो, तुम भी जियो, उनको भी जीने दो, अपनी बाल बच्चे के बारे में सोचो, तो यानी सेम टाइप की एनवायरनमेंट उनके लिए भी छोड़ के जाओ, कहने का मतलब यही है। ठीक है, अब कैसे अचीव होगा ये एनवायरनमेंट, लिखो। नंबर 1, रेस्ट्रिक्ट यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ये सोच के यूज मत करना कि ये तो दोबारा हो जाएगा, अब इसमें टाइम लगेगा। कैरिंग कैपेसिटी के नाम पे कोई चीज है, बियॉन्ड लिमिट मत जाओ, इसका मतलब ये है। सब्स्टिट्यूट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी तुम्हारे जो नॉन कन्वेंशनल वाला है, सनलाइट, विंड पावर, इसको यूज करना सीखो एक बार। बिकम इनपुट एफिशिएंट, वेस्ट मत करो इनपुट को, रिसोर्सेस को, मतलब कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट बनाना सीखो। पॉपुलेशन को पहले कंट्रोल करो, साथ में पोल्यूशन को भी। ठीक है जी। देखना, वर्ल्ड की सबसे हैप्पी कंट्री कौन सा है? फिनलैंड। वहां की पॉपुलेशन कम हो, ज्यादा पॉपुलेशन में जहां पे जा, ना 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 ना, मैं बोल रहा हूं हैप्पीएस्ट कंट्री के बारे में बात कर रहा हूं। ना ना, वो वाला नहीं, जीडीएच वाला नहीं, वहां पे कुछ नहीं है वैसे वाला। मतलब वहां पे लिबर्टी इंडेक्स भी देखना, लोगों के पास सब कुछ है, वो डेवलप है, वो अमीर भी है, सब कुछ उनके पास है, वैसे वाला इंडेक्स बोल रहा हूं। हो गया। भूटान क्या है, उसके पास कुछ है नहीं, नेचुरल सब कुछ है, वो खुश है, ऐसा वाला खुश है। वो हैप्पीनेस इंडेक्स बात नहीं है, क्या नाम इसका, जीडीएच वाले हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। पॉपुलेशन कंट्रोल, उसके बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भाई विंड पावर वगैरह। यूज ऑफ, यहां पे क्या यूज करोगे? सीएनजी, एलपीजी, मतलब क्लीन फ्यूल यूज करना। मिनी हाइडल प्लांट्स, ये ट्राई करना, जो पहाड़ी एरिया में, तो हमारा जो नॉर्थ साइड में, वहां पे क्या यूज करना, वो कोयले से मत बनाना, टरबाइन मत घुमाना, तुम्हारे पास पानी का फ्लो ऑलरेडी है, छोटे छोटे प्लांट लगा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवा। और यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ क्या करना, आईएसएम। क्या होता है आईएसएम? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा। अब उसमें क्या आएगा वो लिख रखा है मैंने, आयुष की प्रैक्टिस करना। आयुष फॉर, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, और होम्योपैथी नेचुरोपैथी। क्या जी? ना ये सब हमारा है छोटू, दूसरे को मत दे, ये हमारा है सब। यूनानी का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम प्रैक्टिस, योगा के बाद वाला। और उसके बाद वाला प्रैक्टिस होता है सीधा आसमान में, जो ऋषि मुनि उड़ते हैं ना बैठ के, एकदम तपस्या करे ऊपर हवा में, कुछ नहीं है, वो सीधा है। और नाक बंद करके अंदर रह गए, पानी के अंदर घंटे घंटे बैठे एकदम तपस्या कर रहे हैं, वो सीधा है। उसकी नीचे वाला यूनानी है,
वो भी प्रैक्टिस है। मलखम देखा तूने, सुना, वो भी यूनानी की प्रैक्टिस है। ये कहां उनको दे रहा है, ये सब हमारा है। हो गया। एक ये सारे आयुर्वेद तो ठीक है, मेडिसिन वाला, ये तीनों के तीनों एक्सरसाइज है। ये एक्सट्रीम एक्सरसाइज है सीधा। हाँ, सबसे बड़ा क्या नाम है इसका, सीधा हमारा सीधा पुरुष कौन है रे? अरे हनुमान जी, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, है ना? चालीसा में पढ़ते हो तो वो सब उनके पास है। अपने आप छोटे कर देंगे, बड़े कर देंगे, बहुत वजन कर देंगे, धरती से भी बड़ा। तो ये चीज है अनलिमिटेड। तो बाद में तो ये भी मेडिसिनल प्रैक्टिस है, ये मेडिसिनल प्रैक्टिस है, ये मेडिसिनल प्रैक्टिस है, ये मेडिसिनल प्रैक्टिस है, तीन एक्सरसाइज है। हो गया। यानी मेडिसिन एक्सरसाइज से ही सब कुछ बीमारी ठीक होगा, बाकी ये इंजेक्शन मत लो। हो गया। यहां पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है और नोट क्या है वो ध्यान, पहले लिखो, नोट डाल दो कुछ यहां पे। ए लिख, सीपीसीबी, सीपीसीबी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यहां से आए 1986 से। बट सीपीसीबी कब हुआ था, डेट क्यों नहीं डाली उसमें? डाल रखा, ठीक ठीक ठाक, ठीक है ठीक है ठीक। सीपीसीबी 1974, सीपीसीबी, ये सारे पोल्यूशन को कंट्रोल करने का ठेका इसके पास है। 1974 में ये आया था, ये किसके तहत है? ये इसके तहत है। बाद में तुमको डेट देख के कंफ्यूज नहीं होना, पहले ही हो गया था, बाद में उसके अंदर हमने एडिट कर दिया उसको। चलो आगे लिखो। अब इसकी फंक्शंस देख लो, सीपीसीबी के क्या फंक्शंस है। नंबर 1, इन्वेस्टिगेट करेगा, कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन, जमुना कितना गंदी है और कहां पे है ज्यादा, मतलब कौन सी एरिया में है। प्रोमोट क्लीननेस, साफ सफाई की अभियान ये शुरू करेगा। टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। प्रिपेयर मैनुअल एंड गाइडलाइंस, कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सब पूरा मतलब साफ सफाई का काम ये देखता है। उसके बाद इसने आइडेंटिफाई किया था जो मेनली इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है, वो 17 इंडस्ट्री इसके लिए दायी। नंबर कितनी है? 17। हो गया जी। अब यहां पे आ जाओ, और एक चीज है नोट में, वो देख ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, यूएनसीईडी, यूएनसीईडी 1987, यूएनसीईडी कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, लिख लिया? यूएनसीईडी, डेट डाल दो 1987। हो गया। ये नोट हो गया सबका, कि नोट में दो ही था, सीपीसीबी उसका फंक्शन और यूएनसीईडी। अब आ जाओ इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर की क्या आ सकते हैं, जो बार बार रिपीट हुए। कैरिंग कैपेसिटी किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ध्यान देना। जितने पोल्यूशन है उसका रिमेडी को ध्यान दे देना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बस 3 ही। हो गया। अभी करेंगे, चैप्टर खत्म होगी इसकी क्वेश्चंस, 2 चैप्टर की।